हेलो दोस्तों, लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और मजेदार सी लव स्टोरी, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड जुनियान बचपन में किसी इंसिडेंट की वजह से म्यूट हो चुकी थी, जबकि हमारा मेल लीड गु मिंगयान, जो कि बहुत ही अमीर फैमिली से होता है, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा अपने बिजनेस को बचाने के लिए। वैसे भी जुनियान बोल तो नहीं सकती थी उससे शादी कौन करने वाला था, और ना ही मिंगयान को उसमें कोई इंटरेस्ट होता है, लेकिन इन दोनों की ये फेक मैरिज कब लव मैरिज में बदलती है, ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं इस प्यारी सी स्टोरी के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं जो ऊंची सी बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी रो रही थी और फोन पर किसी से कहती है कि मुझे मजीद फोर्स करना बंद करो, तुम यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं, तो फिर ऐसा ही सही, मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। यहाँ नीचे उसकी बेटी उसे मॉम मॉम पुकारते हुए इधर उधर ढूंढ रही थी, और तभी अचानक से उसे अपने पास किसी के गिरने की आवाज आई, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम ही थी। उसे देखते साथ ही उसके मुंह से एक जोरों से चीख निकली, और यहाँ उसे जाग आ जाती है जो हमारी फीमेल लीड जुनियान थी। वो काफी ज्यादा डर जाती है, साथ ही पड़े हुए न्यूज़पेपर को देखा जिसमें उसकी मॉम की डेथ के बारे में लिखा था। खैर, अब तो इस हादसे को बहुत साल गुजर चुके थे। वो उठकर शावर लेती है और इसके बाद रेडी होकर अपने काम के लिए जाने लगी। यहाँ रास्ते में ही उसे एक लेडी मिलती है जो कहने लगी कि जुनियान, काफी टाइम हो गया हमने एक दूसरे को देखा नहीं। जैसा कि जुनियान म्यूट थी, वो इशारों इशारों में ही पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं यहाँ तुम्हारे फादर के बिहाफ पर तुम्हें बताने आई हूँ कि हमारी कंपनी जिनलिन को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, इसलिए ये स्पेशल चिल्ड्रन वाला स्कूल जिसे तुम चला रही हो वो इसे भेजना चाहते हैं। जुनियान बोली कि बिल्कुल भी नहीं, ये स्कूल मेरी मॉम ने बनवाया था और डैड का इससे कोई भी लेना देना नहीं। जिस पर वो लेडी बोली कि ये लैंड तो तुम्हारे डैड की ही है ना, खैर तुम इस बारे में मेरे साथ चलकर अपने डैड से बात क्यों नहीं कर लेती। जुनियान भी उसकी बात मानकर उसके साथ चलने लगती है। फिर थोड़ी ही ड्राइव के बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले आई, जहाँ वो गाड़ी को खड़ी कर देती है। जुनियान इशारा करते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ, जिस पर वो कुछ भी नहीं बताती, लेकिन तभी दूसरी कार से दो लड़के उसकी तरफ आते हैं जिसने उसे यहाँ पर बेहोश कर दिया। आखिर ये उसकी स्टेप मॉम थी, और इसे तवक्को भी क्या की जा सकती है। उसे बेहोश कर लेने के बाद अपने साथ गाड़ी में कहीं पर ले जाने लगी। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ जुनियान को होश आता है और उसने अपने आप को किसी एक अनजान से रूम में देखा, तो वो समझ गई थी कि उसकी स्टेप मदर उससे क्या चाहती है। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मॉम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का वेट कर रही थी, और उसके आने पर कहती है कि मिस्टर जू, आपके लिए रूम रेडी हो चुका। जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारी हेल्प करेंगे, अब आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा। मिस्टर जू भी उसकी बातें सुनकर खुश हो गया। वो लेडी कहती है कि मेरी स्टेप डॉटर बोल नहीं सकती, इसलिए वो चीख भी नहीं पाएगी। नेक्स्ट सीन में हमारे मेल लीड गु मिंगयान को दिखाया गया, जो कि आज एक होटल में ठहरा हुआ था। वेटर उसके लिए खाना लेकर आया और वो कहता है कि ठीक है, रख दो यहाँ पर, मैं खा लूंगा। लेकिन वेटर के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। यहाँ मिस्टर जू जब अपने रूम में आया तो वो देखता है कि जुनियान यहाँ पर नहीं थी, क्योंकि वो विंडो से भाग चुकी। उसने जल्दी से अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए कहा, और सभी उसे ढूंढने लग जाते हैं। जुनियान फिलहाल तो एक सेफ जगह पर होती है, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करना चाह रही थी, और इसी कोशिश में उसे दोबारा से उन आदमियों ने देख लिया जो भागते हुए उसका पीछा करने लगे। यहाँ गु मिंगयान ने वो खाना खा लिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वेटर ने उसे जानबूझकर ड्रग किया। नीचे ही रिसेप्शन पर एक लड़की आती है जिसे स्पेशली गु मिंगयान के लिए बुलवाया गया था, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ना कोई प्लान तो बनाया गया है। उसे गु मिंगयान के रूम में भेज दिया। यहाँ वेटर उस लड़की का वेट कर रहा था, तभी उसे जुनियान नजर आई, जो उसे हेल्प के लिए पूछने ही वाली थी, लेकिन वेटर ने उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया और जल्दी से रूम के अंदर भेज देता है, ये कहकर के हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। अंदर जब गु मिंगयान ने उसे देखा तो गुस्से में पूछने लगा कि तुम कौन हो, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी, अभी के अभी जाओ यहाँ से। वो बोल तो नहीं सकती थी, पर उसे फोन पर टाइप करके दे दिया कि कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, प्लीज मेरी जान बचा लो। मिंगयान को तो फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कहने लगा कि मैं बता रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। जुनियान भी अब जाने ही वाली थी, पर क्या करती, बाहर भी उसकी जान खतरे में होती है, इसलिए नहीं जा पा रही। अब गु मिंगयान उसके पास आकर कहता है कि मैं कब से क्या कह रहा हूँ तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो। जुनियान को भी डर लगने लगा कि कहीं इसके शोर की वजह से
कोई मुझे देख ही ना ले, उसके मुंह पर हाथ रख देती है और काफी देर तक उसे संभालती रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिंगयान अब पूरी तरह से ड्रग हो चुका था। वो जूनियान की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और फिर वो बिल्कुल वैसा ही करने लगा जैसा एक ड्रग पर्सन कर सकता था। विंडो से ही ये सारा सीन ड्रोन के थ्रू कैप्चर किया जा रहा होता है। आखिर ये उसके खिलाफ साजिश जो थी, जूनियान ने खुद को उसे बचाने के लिए उसे एक जोरों की चक्की काटी, उसे कुछ दे मारने वाली थी, पर इससे पहले ही मिंगयान बेहोश हो गया, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग जाती है। यहाँ नीचे उसके पास से वही लड़की गुजरी जिसे स्पेशली मिंगयान के लिए हायर किया गया था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया और आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि हमारे मिंगयान को कंपनी का CEO बना दिया गया है। आज उसके ऑफिस का फर्स्ट डे था। वो काफी एटीट्यूड के साथ आता है। यहाँ रिपोर्टर्स उसे तरह तरह के क्वेश्चन करते रहे पर वो किसी को भी भाव नहीं देता। उधर मीटिंग रूम में कुछ शेयर होल्डर्स मिंगयान के अंकल होंग्यो से कहते हैं कि अगला CEO तो तुम्हें बनना चाहिए था, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ ना इंसाफी कर दी। खैर हम लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसा लग रहा था कि होंग्यो भी मिंगयान के CEO बनने से खुश नहीं, पर क्या करता, जबकि मिंगयान बहुत ही एटीट्यूड के साथ आकर इन सबको कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहता है, ये कहकर कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी ही मुझे बता दो। इसे पढ़ लेने के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, जिस पर मिंगयान बोला कि ठीक है। फिर ये मीटिंग यहीं पर खत्म हुई और बड़े मजे से उठकर वापस जाने लगा। उसका ये बिहेवियर ना तो होंग्यो को पसंद आया और ना ही उसके चमचों को, इसलिए वो कहता है कि इसे तो मैं देख लूंगा। अपने असिस्टेंट से पूछने लगा कि कल रात का सीन कैप्चर हो चुका है ना, चलो अब हम उसके जरिए ही इसे सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में जूनियान गुस्से में अपने डैड के घर आती है और जूता उठाकर अपनी स्टेप मॉम को दे मारा, जिस पर डैड उसे डांटने लगा कि तुम पागल हो गई हो क्या। उसने इशारों में डैड को पूरी बात भी बताई कि स्टेप मॉम ने उसके साथ क्या किया, पर स्टेप मॉम तो उसके मुंह पर ही मुकर गई। इवन के डैड भी अपनी वाइफ का ही साथ दे रहे थे कि वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम इस पर इल्जाम लगाना बंद करो। जूनियान बोली कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको वो स्पेशल चिल्ड्रन वाला स्कूल भेजने नहीं दूंगी क्योंकि वो मेरी मॉम से बिलोंग करता था। डैड बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बेशरम औरत का नाम मेरे घर में लेने की। जूनियान भी फौरन से बोली कि बेशरम मेरी मॉम नहीं थी बल्कि ये औरत है, लेकिन डैड ने सुनते साथ ही उसे थप्पड़ मार दिया। स्टेप मॉम तो ये वाला सारा सीन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जबकि जूनियान काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। डैड ने अभी के भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहा तो उसे भी जाना पड़ा। उसके जाने के बाद भी स्टेप मॉम यहाँ डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि तुम्हारी बेटी मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही थी। नेक्स्ट सीन में गु मिंगयान को दिखाया गया जहाँ उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि होंग्यो ने तुम्हारे लिए इस लड़की को हायर किया था। मिंगयान ने जब उसे देखा तो कहने लगा कि नहीं ये वो लड़की नहीं थी। असिस्टेंट शन भी हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है और मिंगयान बोला कि मैं कह रहा हूँ ना ये वो लड़की नहीं, तुम जाकर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। नेक्स्ट सीन में डैड अपनी वाइफ लिनियो को लाकर पूछता है कि जो मैं पूछने वाला हूँ उसका हाँ या ना में जवाब देना कि क्या जो जूनियान कह रही थी वो सच है या नहीं। अब लिनियो भी उसे आराम से बिठाकर समझाने लगी कि देखो ऐसी भी कोई बात नहीं, मिस्टर जू तुम्हारी बेटी जूनियान को लाइक करता है, अगर इन दोनों की शादी हो भी जाए तो इसमें मसला क्या था। डैड ये सुनकर थोड़ा सा गुस्सा तो जरूर दिखाता है पर वो इसे समझाते हुए कहने लगी कि वैसे भी तुम्हारी बेटी बोल तो नहीं सकती, उसे शादी कौन करने वाला है, तो क्या अच्छा नहीं कि उसकी शादी मिस्टर जू से हो जाए, इस तरह हमारी कंपनी भी बैंकरप्ट होने से बच जाएगी। अभी उसकी बेटी लूशा अंदर आते हुए कहती है कि मॉम डैड ये देखो ये तो जूनियान ही है ना जिसकी पिक्चर होंग्यो ने वायरल कर दी थी। यहाँ होंग्यो भी मिंगयान से कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से बोर्ड के मेंबर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं, इससे पहले कि वो तुम्हें इस पोजीशन से हटाए तुम खुद ही रिजाइन दे दो। ग्रैंडपा को मैं समझा दूंगा, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें ताने दे कि पास्ट में तुम्हारे डैड को किसी बेशरम औरत के साथ पकड़ा गया और अब तुम्हें भी। अभी उसका असिस्टेंट शन पहुंच आया और मिंगयान को धीरे से बताया कि उस लड़की की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी। जो सुनकर अब मिंगयान भी होंग्यो का मुंह बंद करते हुए बोला कि किसने कहा वो कोई बेशरम लड़की थी, वो कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं बल्कि मेरी फियोंसी है। मैं जल्दी ही ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दूंगा, तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अब ये सुनकर होंग्यो
भी वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद यहाँ असिस्टेंट शन ने बताया कि वो लड़की जिनलिन ग्रुप के मिस्टर हाउशी की बेटी है और बड़ी बात तो यह है कि वो बोल भी नहीं सकती। मिंगयान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कहने लगा कि चलो हमें अभी के अभी उसे ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में लू शाओ मिंगयान की पिक्चर को देखते हुए कहती है कि पता नहीं जुनियान ने इस पर क्या जादू चला दिया होगा। वैसे ये है ही इतना हैंडसम, आई विश के मैं इसे पटा पाती। जो सुनकर डैड ने उसे डांटते हुए वहाँ से भेज दिया। यहाँ लिन्यो कहने लगी कि वैसे मुझे लगता है कि मिंगयान और जुनियान के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो जरूर होगा। पास्ट में उसके डैड ने तुम्हारी वाइफ के साथ चक्कर चलाया और अब उसका बेटा तुम्हारी बेटी के साथ रिलेशनशिप निभा रहा है। इन बातों ने तो डैड को और भी ज्यादा गुस्सा कर दिया। वो इस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन लिन्यो तो चाहती ही यही थी कि डैड जुनियान से और भी ज्यादा नफरत करने लगे। नेक्स्ट सीन में मिंगयान को दिखाया गया जिसने असिस्टेंट शन को अपने साथ जाने से मना कर दिया, ये कहकर के मैं उस लड़की से अकेले ही मिलने जाऊंगा। यहाँ लिन्यो वैसे तो जुनियान से ये पूछने के लिए आई थी कि तुम्हारा मिंगयान के साथ क्या रिलेशनशिप है, पर बातों ही बातों में उसे एक दफा दोबारा से किडनैप कर लेती है क्योंकि वो हर हाल में उसे मिस्टर जू के हवाले करना चाहती थी ताकि वो जिनलिन कंपनी को बचा सके। उसे ऐसे जबरदस्ती ले जाते हुए यहाँ मिंगयान देख लेता है। फिर गाड़ी में ही उनका पीछा करने लगा क्योंकि उसे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक लंबी ड्राइव कर लेने के बाद वो लड़के उसे मिस्टर जू तक ले आते हैं और फाइनली जुनियान को उसके हवाले कर दिया। मिस्टर जू को तो लगा कि आज उसकी किस्मत चमक गई, जबकि उसके चमचे यहाँ ड्रिंक करने में मसरूफ हो जाते हैं। तभी जुनियान ने उसे ऐसे खतरनाक जगह पर दे मारा कि उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी, जबकि वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलकर भाग गई। बड़े मुश्किल से मिस्टर जू अपने चमचों तक पहुँच आया और उन्हें बताया कि जल्दी से उस लड़की को पकड़ो। वो यहाँ से भाग गई। वो लोग भी जल्दी से उसे पकड़ने के लिए निकल पड़े। काफी देर तक ये भागम भाग चलती रही। तभी सामने से जुनियान को अपनी तरफ कोई आता हुआ नजर आया और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि जुनियान को अपनी तरफ कोई आते हुए नजर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि गु मिंगयान ही था और उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा होता है। जब उन दोनों गुंडों ने जुनियान को उसके सामने पकड़ा तो वो उन दोनों को मारना पीटना शुरू कर देता है और उस लड़की से दूर कर दिया। मौका पाकर वो जुनियान से पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, कल रात तुमने मेरे हाथ पर बाइट किया था। जो सुनते साथ ही जुनियान को कल रात के बारे में याद आया। खैर फिलहाल तो वो दोबारा से उन गुंडों के पास जाकर उनकी अकल ठिकाने लगाता है और काफी मार पिटाई के बाद उन्हें यहाँ से भगा देता है। जिसके बाद दोबारा से जुनियान के पास आकर कहने लगा कि मेरा नाम गु मिंगयान है और मैं शेन्यू ग्रुप का CEO हूँ। मैं आपसे एक डील करने के लिए आया था और ये भी जानता हूँ कि आप बोल नहीं सकती, क्या हम कहीं और जाकर बात करें। जिस पर जुनियान भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो गई और उसके साथ चल पड़ी। नेक्स्ट सीन में लिन्यो उन दोनों गुंडों को डांट रही थी कि तुम दोनों निकम्मों से कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाता। वो बोले कि हम क्या कर सकते थे। एंड टाइम पर गु मिंगयान ने आकर उसे बचा लिया। ये सुनकर लिन्यो को भी लगने लगा कि इन दोनों के बीच में कोई न कोई रिलेशनशिप तो होगा और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में गु मिंगयान जुनियान के सामने एक इंगेजमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए कहता है कि इस पर साइन कर लो। वो बोली कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर इंगेजमेंट करना जरूरी तो नहीं। मिंगयान बोला कि एंगेजमेंट करना जरूरी है, इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम क्लियर हो जाएगा, यानी कि एक तीर से दो शिकार। तुम इस बात की फिक्र मत करो, ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगा और वैसे भी ये एक फेक एंगेजमेंट होगी। तुम्हें एम्प्लॉय के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, अच्छी सैलरी, वीकेंड भी ऑफ होगा। हम अगर इमरजेंसी कॉल पर तुम्हें आना पड़ेगा। मिंगयान खड़े होकर उसे ये सारी बातें समझा ही रहा था कि तभी जुनियान को स्कूल प्रिंसिपल का मैसेज आया कि जल्दी से आओ, यहाँ पेरेंट्स ने हंगामा मचा दिया है। जो देखकर वो फौरन से चली गई मिंगयान को बताए बगैर, जो कि यहाँ जस्टिफिकेशंस देने में मसरूफ रहा। तभी यहाँ असिस्टेंट शन पहुँच आया जो पूछने लगा कि अकेले अकेले में ही क्या बड़बड़ा रहे हैं और वो देखकर कहने लगा कि जुनियान कहाँ गई। असिस्टेंट ने बताया कि वो तो जा चुकी। गु मिंगयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जबकि शन उस पर हंसता रहा। नेक्स्ट सीन में जुनियान भागते हुए स्कूल पहुँचती है जहाँ काफी सारे पेरेंट्स ने इकट्ठा होकर प्रिंसिपल
के साथ हंगामा मचा लिया था, जिस पर जूनियान ने इशारों में ही उन सबको समझाया कि मैं आप सबसे वादा करती हूँ आपके बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होगा और ना ही स्कूल को बंद होने दूंगी। वैसे तो पेरेंट्स किसी की भी नहीं मानने वाले थे, पर जूनियान के वादे पर ट्रस्ट करके वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद जूनियान ने प्रिंसिपल को बताया कि अभी तक मैं अपने डैड को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाई कि वो स्कूल को मत भेजें, यानी कि अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई और उसने पेरेंट्स से वादा कर लिया कि मैं स्कूल को बिकने नहीं दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब जूनियान घर आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान थी कि वो डैड को इस बात के लिए कैसे राजी करेगी, क्योंकि वो तो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अगली सुबह होते ही वो मिंगयान से कांटेक्ट करके उसके घर पहुंच जाए। मिंगयान भी उसे अचानक से देखकर हैरान था और फिर घर के अंदर आने के लिए कहा। साथ ही उससे पूछता है कि कल रात तुम बगैर बताए क्यों चली गई थी, जिस पर वो बोली कि एक इमरजेंसी की वजह से। मिंगयान बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज यहाँ भी तुम उसी इमरजेंसी की वजह से आई हो, जिस पर वो बोली कि मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हूँ। मिंगयान भी बड़े मजे से कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाते हुए कहता है कि मैं जानता था तुम इसके लिए जरूर एग्री करोगी, आखिर ये इतना अच्छा प्लान है। पर वो बोली कि मेरी एक शर्त है, तुम्हें स्पेशल एजुकेशन स्कूल के लैंड को खरीदना होगा, बिकॉज मेरे डैड मिस्टर हाउस से सेल करके अपनी कंपनी जिनलिन को बचाना चाहते हैं। अगर तो तुम वो लैंड खरीद लो तो फिर ये मेरे लिए एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, जिसके लिए मिंग ज्यादा गुस्सा आया। वो वापस जाने ही वाली थी कि तभी उसे ख्याल आया जो मर्जी हो जाए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे थोड़ा सा बेशर्म भी क्यों ना बनना पड़े। जो कहने के बाद वो मिंगयान के साथ फिजिकल होने लगी, उस पर अपना जादू चलाने के लिए। वो बेचारा तो इसकी ये हरकत देखकर काफी ज्यादा डर गया, कुछ भी सोचे समझे बगैर फौरन से उसकी शर्त के लिए हाँ कर देता है, जिस पर जूनियान ने भी उसकी जान छोड़ दी। वो बोला कि बात तो मुंह से भी हो सकती थी ना, भला ये कौन सा तरीका था। खैर तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देख लो, अगर इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता देना। पेपर्स पढ़ लेने के बाद जूनियान को छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स तो होती ही है, पर खैर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना उसके लिए ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने फौरन से साइन कर दिए। जिसके बाद मिंगयान बोला कि अब तुम मेरी फियोंसे बन चुकी हो तो मैं तुम्हें कुछ बातें बताता चलूं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद किसी का मेरे करीब आना। हाँ लेकिन अगर हम आउटसाइड हो तो तुम मेरे साथ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी हो सकती हो। दूसरी बात ये कि अचानक से चेंज बिहेवियर करना, जिसकी मुझे समझ भी ना आए कि तुम करना क्या चाह रही हो, फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। असल में वो उसे इनडायरेक्टली बताना चाह रहा था कि अभी जिस तरह तुम फिजिकल होने की कोशिश कर रही थी, आइंदा इस तरह कभी भी ना हो। जूनियान उसकी बक सुनकर सोच रही थी कि कितना खड़ूस है ये, जबकि मिंगयान बता रहा था कि मैं तुम्हें 100 में से पॉइंट्स दूंगा अगर तुम ये सारे काम अच्छे से निभा पाई, वरना तो तुमने जो लैंड खरीदने की शर्त रखी थी उसे भूल जाना। जाते जाते कहता है कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में ये भी लिखा है कि जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक तुम मेरे घर में रहोगी, बाकी का शेड्यूल मैं तुम्हें सुबह बता दूंगा, और आखिरी बात ये कि तुम्हें मेरे रूम में आना भी अलाउ नहीं। जूनियान को उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन हम देखते हैं जब मिंगयान अपने रूम में पहुंचा तो उसे अभी थोड़ी देर पहले अपने रूड होने पर भी हंसी आ रही थी। अभी उसे ग्रैंडपा की कॉल आती है, जिसे वो रिसीव करके बात करने लगा। यहाँ जूनियान भी गुस्से में उसके पास पहुंच गई। मिंगयान डोर ओपन करते हुए बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे रूम में आने से। वो बोली कि मुझे चेंज करना है, अगर मैं अपने घर से अपने कपड़े नहीं लाऊंगी तो चेंज कैसे करूंगी। इस पर मिंगयान ने ये कहकर डोर क्लोज कर दिया कि मैंने असिस्टेंट शन से कह दिया है, वो तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आएगा। अब वो भी अपने गुस्से पर कंट्रोल करके अपने रूम में आ जाती है और स्कूल प्रिंसिपल को मैसेज करके बताया कि फाइनली मैंने स्कूल की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। साथ ही उसे मिंगयान का वॉइस मैसेज भी रिसीव हुआ जो कह रहा था कि कल रेडी रहना, तुम्हें मेरी फियोंसी बनकर ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना होगा। जो सुनकर हमारी जूनियान को गुस्सा आ गया कि पता नहीं अचानक से ये सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों टूट पड़ी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ मिंगयान जूनियान को अपने साथ ग्रैंडपा के घर ले आया था अपनी फियोंसी बनाकर। सभी रिलेटिव्स पहले से बैठकर उनका वेट कर रहे होते हैं और यहाँ उसने ग्रैंडपा से जूनियान को अपना फियोंसी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो जूनियान को देखकर काफी गुस्से में लग रहे थे और मिंगयान से कहने लगे कि जरा साइड पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाते जाते वो जूनियान से कहने लगा कि ये सब मेरे रिलेटिव्स हैं, इन्हें अच्छे से डील करना, अगर तो तुम यहाँ से भागी तो उस लैंड के बारे में भी भूल जाना। इसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के साथ साइड पर आ जाता है, जहाँ ग्रैंडपा उसे डांटने लगा कि तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ यही लड़की मिली
मिली थी। क्या तुम जानते नहीं कि इसकी माँ ने पास्ट में तुम्हारे डैड को कितना बदनाम किया था? मिंगयान बोला कि ग्रैंडपा वो पिक्चर्स बहुत ज्यादा क्लियर थी और वैसे भी ये हमारी कंपनी के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है, तो मैंने कुछ टाइम के लिए उस लड़के से डील कर ली, वरना तो मेरा उसे कोई भी लेना देना नहीं। ये सुनकर ग्रैंडपा भी खुश हो गए। कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जैसे ही ये मुसीबत टले तो उस लड़की को भेजो यहाँ से, इसके बाद मैं किसी अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। यहाँ जूनियान को मिंगयान के रिलेटिव्स देखकर कह रही थी कि ये लड़की कुछ ज्यादा प्यारी तो नहीं, पता नहीं मिंगयान को पसंद कैसे आई होगी। जबकि होंग्यू का सामना एक दफा फिर से मिंगयान से होता है, जो उसके डैड के पास्ट को लेकर उस पर ताने कसने लगा। और तो और वो मिंगयान को भी उसके डैड की नाजायज औलाद कहता है, जिस पर मिंगयान बोला कि बाकी सब छोड़ो, सिर्फ ये देखो कि वही नाजायज औलाद तुम्हारी ही कंपनी का CEO बन गया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां मिंगयान तो उस पर तीर चलाकर चला गया और उसकी ये बात होंग्यो पर बिजली बनकर गिर रही थी। दूसरी तरफ वो दो लेडीज जो जूनियान के बारे में बात करते हुए कहती है कि ये लड़की जो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है, पता नहीं मिंगयान को ये पसंद कैसे आई। असल में इन लोगों की कंपनी जिनलिन शेन्यू कंपनी के हाथों बिकने वाली है, इसलिए तो मिस्टर हाउ ने अपनी बेटी का यूज किया। पहले तो जूनियान खामोशी से बैठी इन लोगों की बातें सुन रही थी, मगर फिर फोन पर टाइप करके इन दोनों को सुनवाती है कि असल में मैं नहीं बल्कि मिंगयान मुझ में इंटरेस्टेड था। वो चाहता है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं, इवन के हर नाइट भी उसके साथ स्पेंड करूं। ये बातें तो एंड टाइम पर यहाँ मिंगयान ने भी सुन ली, जो कहता है कि जूनियान क्या नॉनसेंस बोली जा रही हो, माफ करना आंटी। इसके बाद वो उसे धीरे से कहता है कि तुम अपने बॉस के खिलाफ रूमर्स फैला रही थी, इसके लिए मैंने तुम्हारे 10 पॉइंट्स डिडक्ट कर दिए। नेक्स्ट सीन लंच का दिखाया गया, जहां मिंगयान थोड़ा सा रोमांटिक होना चाह रहा था ताकि पता तो चले ये दोनों कपल है। इसलिए जूनियान से कहता है कि तुम मुझे सबके सामने खाना सर्व करो, इसके लिए मैं तुम्हें 2 पॉइंट्स दे दूंगा। पर जूनियान उसे इशारा करते हुए बोली कि 5 पॉइंट्स। इस पर भी मिंगयान राजी हो गया, तो जूनियान उसे जल्दी से फिश सर्व करती है। होंग्यो देखकर बोला कि मिंगयान तुम्हें तो फिश से एलर्जी है ना, क्या तुम इसे खाने वाले हो? बेचारी जूनियान भी इस बारे में नहीं जानती थी, वो उसका खाना चेंज करने ही लगी। पर मिंगयान बोला कि कोई बात नहीं, मैं इसे एक बार तो खा ही सकता हूँ। लेकिन फिर धीरे से उसे कहता है कि तुमने अपने बॉस को हार्म करने की कोशिश की, इसके लिए मैं तुम्हारे 20 पॉइंट्स डिडक्ट कर रहा हूँ। बेचारी जूनियान वो तो इस बारे में जानती तक नहीं थी। इसके बाद होंग्यो जूनियान से कहता है कि हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खरीदने वाली है, इसके लिए मिंगयान को ब्लेम मत करना, क्योंकि ये सिर्फ उसका डिसीजन नहीं था। जबकि वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर टाइप करके देती है कि मैं जानती हूँ ये सब बिजनेस की बातें हैं और ये हमारी रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करेंगी, जो देखकर मिंगयान को भी काफी अच्छा लगा। ग्रैंडपा कहता है कि बस जल्द से जल्द कॉन्फ्रेंस रखवाओ और सबको ये बात क्लियर कर दो कि ये लड़की तुम्हारी फियोंसे है। नेक्स्ट सीन में लिन्यो और उसकी बेटी इन दोनों की रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। लूशा बोली कि मॉम, अगर जूनियान की शादी गु मिंगयान से हो भी जाए तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कंपनी बिकने से बच जाएगी? मॉम बोली कि तुम जानती नहीं हो जूनियान हमसे कितना नफरत करती है, अगर ऐसा हुआ तो सारा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाएगा, फिर हमें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। लूशो बोली कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये सारी बातें तो मुझे अब समझ में आई, क्यों ना मैं मिस्टर गु मिंगयान को सेड्यूस करूं, इस तरह वो जूनियान से ब्रेकअप भी कर लेगा। लेकिन मॉम बोली कि ये रिस्की है ना, तुम जानती नहीं कि तुम्हारे डैड ने जूनियान की मॉम को भी उसके बैड कैरेक्टर की वजह से छोड़ दिया था। नेक्स्ट सीन में जूनियान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी किया जा रहा था और वो लड़कियां इसके बारे में बातें करते हुए कहती है कि पता नहीं मिस्टर मिंगयान को ये लड़की कैसे पसंद आई, जो ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। इस पर जूनियान ने उन्हें अपने फोन के जरिए बताया कि मैं बोल नहीं सकती लेकिन सुन जरूर सकती हूँ, और वो दोनों भी सॉरी कर देती है। तभी मिंगयान आकर पर्सनली इनसे पूछने लगा कि क्या जूनियान रेडी हो चुकी, और वो बोले कि बस होने ही वाली है। इसके बाद बाहर जाने पर उसे लूशाओ मिली। मिंगयान तो उसे नहीं जानता था, पर उसने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और बताती है कि मैं नहीं चाहती मेरी सिस्टर तुम्हें धोखा दे, क्योंकि उसका बहुत से लड़कों के साथ
साथ अफेयर चल रहा है। इसी बहाने वो उसके करीब आना चाहती थी, पर मिंगयान ने उसे अपने करीब आने नहीं दिया और कहता है कि मैं समझ गया और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिखाया गया, जहाँ ये दोनों माँ बेटी भी वहाँ पहुँची हुई होती है और मिंगयान जूनियान का हाथ पकड़कर वहाँ पर ले आया। सभी रिपोर्टर्स को बताने लगा कि जूनियान मेरी फियांसे है, लेकिन उसकी सेफ्टी के लिए मैं इस बात को सीक्रेट रखना चाहता था। तभी अचानक से वहाँ सबको एक साथ ही फोन में से एक मैसेज मिलता है और इसी बात को लेकर हंगामा मच गया। असिस्टेंट शेन ने भी जल्दी से मिंगयान को बताया कि मिस जूनियान के खिलाफ कुछ पिक्चर्स अपलोड की गई है कि उसका बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है। बेचारी जूनियान भी इशारों में ही बताती है कि ये सब झूठ है, पर कोई उसे समझने वाला कहाँ था, इसलिए मिंगयान उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। असल में ये सारा ड्रामा लिन्यो का रचाया हुआ है, क्योंकि वो चाहती थी कि मिंगयान जूनियान को छोड़ दे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जूनियान का बैग भी कहीं पर रह गया था, तो वो मिंगयान से उसका फोन लेकर उसे टाइप करते हुए देती है कि मेरा उन लोगों से कोई भी लेना देना नहीं, मैं बेकसूर हूँ। वो बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारा नाम क्लियर कर दूंगा। और फिर असिस्टेंट शन को बताया कि जल्दी से IT डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करो। असिस्टेंट शन उसे बाहर ले जाकर बताता है कि वैसे भी पुराना रूमर खत्म हो चुका, आप आसानी से सबके सामने ये कह दो कि जूनियान ने आपको चीट किया। मिंगयान बोला लेकिन जूनियान का क्या, जिस पर वो कहता है कि वो उसका अपना मसला है, वो इसे जिस तरह मर्जी सोल्व करे, आपको तो लोगों की सिंपैथी मिल जाएगी ना। यहाँ ये सारी बातें जूनियान भी सुन रही थी, तो वो फौरन से बाहर आती है। जब मिंगयान ने उसे पूछा कि कहाँ जा रही हो, तो वो उसका फोन लेकर उसे टाइप करके बताती है कि मैं रिपोर्टर्स को क्लियर करने के लिए जा रही हूँ, वैसे भी मैं अपना मसला खुद देख लूंगी। मिंगयान बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। और फिर असिस्टेंट को बताया कि जल्दी से जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें करने को कहा। दूसरी तरफ लिन्यो रिपोर्टर्स के सामने जूनियान के खिलाफ ऑल फॉल बकी जा रही थी कि वो तो हमेशा से ही ऐसी है, मैं गु मिंगयान की फैमिली से उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मिंगयान ये सीन देखकर सब कुछ समझ चुका था, कहने लगा कि तुम उसकी स्टेप मदर हो, मुझे नहीं लगता कि लोगों को तुम्हारी बातों पर यकीन होना चाहिए। जिसे सभी रिपोर्टर्स मिंगयान के पास आ गए। यहाँ असिस्टेंट शेन ने सबके सामने क्लियर कर दिया कि वो पिक्चर सिर्फ फोटोशॉप थी, उसकी रियल वाली पिक्चर्स ये रही जो कि IT डिपार्टमेंट ने रिकवर कर दी, यानी कि उसके खिलाफ सिर्फ साजिश की गई है। मिंगयान बोला कि अगर किसी ने मेरे फियांसे को गलत साबित कर दिया तो मैं उसे 10 मिलियन देने को तैयार हूँ, पर अगर किसी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया तो मैं मौत तक भी उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। जो कहने के बाद वो तो चला गया। यहाँ लिन्यो को गुस्सा आ रहा था कि उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया। नेक्स्ट सीन में जाते हुए लिन्यो को एक औरत मिली जो कहती है कि काफी टाइम हो गया, हमारी मुलाकात नहीं हुई। उसने फौरन से लू शाओ को काफी गुस्से में वहाँ से भेज दिया ताकि वो इस औरत से अकेले में यहाँ बात कर सके। नेक्स्ट सीन में जब मिंगयान जूनियान के पास आता है तो वो काफी ज्यादा खुश थी। वो बोला कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, जिस पर जूनियान ने उसे हार्ट का साइन बनाकर दिखाया, जिसे देखकर वो बोला कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैंने तो तुम्हारी हेल्प कर दी, पर तुमने जो आंटी के सामने मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाए थे वो असल में जब से तुम आई हो ना मेरे लिए मुसीबत पर मुसीबत ही बनाती जा रही हो। मुझे लगता है कि इसके लिए कम से कम मुझे तुम्हारे 50 पॉइंट्स तो डिडक्ट करने चाहिए। जूनियान को सोच कर तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि अगर इस तरह मेरे पॉइंट्स डिडक्ट होते रहे तो स्कूल की लैंड तो मुझे कभी भी नहीं मिलने वाली। पर खैर वो कर भी क्या सकती थी सिवाय उसका साथ देने के। इसके बाद वो अपना फोन ढूंढने के लिए जाती है और यहाँ असिस्टेंट शेन आया, जिसने मिंगयान को बताया कि आपके डैड की कॉल आई थी और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। इधर बाहर जूनियान ने लिन्यो को उस औरत से बात करते हुए देखा तो चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लगी, जहाँ वो औरत लिन्यो से कहती है कि तुम मेरी वजह से ही मिस्टर हाउ की वाइफ बन पाई, अब तुम मुझे ही भूल गई हो। और वो बोली कि मैं तुम्हें इतना कुछ तो दे चुकी हूँ, अब भी तुम मुझे धमकियाँ दे रही हो, मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती। दूसरी तरफ से असिस्टेंट शेन भी उसका बैग लेकर आ गया था, कहने लगा कि मिस जूनियान आपका बैग मिल गया है, चेक कर ले कि इसमें से कुछ गायब तो नहीं। जूनियान अपना बैग देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई और चेक करते हुए बोली कि कुछ भी गायब नहीं, लेकिन जब दोबारा उसने देखा तो यहाँ से लिन्यो और वो औरत गायब थी। तो असिस्टेंट शेन से कहने लगी कि क्या मैं यहाँ के ऑनर से मिल सकती हूँ, जिस पर वो इसे यहाँ के ऑनर के पास ले आया। कैमरा में उन दोनों को देखने के बाद वो बताता है कि ये तो यहाँ की टेम्परेरी एम्प्लॉय थी जिसका नाम मिस लान है। इसी से ही जूनियान को याद आया कि जब वो छोटी थी तो यही औरत उसकी मॉम की केयर टेकर हुआ करती थी और उसे तरह तरह की मेडिसिन देती रहती थी। इसके बाद ऑनर ये कहकर चला गया कि ठीक है मैं आप लोगों के लिए इसका नंबर निकलवा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जूनियान उन्हीं दोनों के बारे में सोच रही थी कि आखिर उस औरत का लिन्यो के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि वो तो मेरे डैड की लाइफ में मेरी मॉम की डेथ के बाद आई थी, तो ये उस
उस औरत को कैसे जान सकती होगी। असिस्टेंट शन बोला कि वो औरत कॉल नहीं उठा रही, जिस पर जूनियान कहती है कि मुझे घर में कुछ जरूरी काम है, क्या तुम प्लीज मिस्टर मिंगयान से कुछ दिनों के लिए मेरे लिए ऑफ ले दोगे। जो कहने के बाद वो चली गई। मिंगयान ने भी उसे जाते हुए देख लिया और असिस्टेंट शन से उसके बारे में पूछने लगा, जिस पर वो बोला कि मिस जूनियान ने कुछ दिनों की छुट्टी मांगी है, शायद ही वो किसी चीज को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। नेक्स्ट सीन में जूनियान घर आती है और लू शाओ ने उसे देखते ही सवाल किया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां डैड भी जूनियान को देखकर बोले कि तुमने मुझे डैड कहने का हक खो दिया है। आखिर वो उस लड़के से शादी करने वाली थी जो कि इनकी कंपनी को अटैक करने वाला है। लू शाओ बोली कि सुन लिया ना तुमने, अब तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी डैड ने मुझे कहा था कि अब सिर्फ मैं ही उनकी बेटी हूँ। जूनियान बोली कि जो मर्जी हो जाए, तुम हो तो उनकी स्टेप डॉटर ही, जबकि मैं उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। जिस पर लू शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और जूनियान सोचने लगी कि अगर मुझे अपनी मॉम की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मुझे डैड के साथ रिलेशनशिप अच्छे करने होंगे। नेक्स्ट सीन में डैड बाहर बैठकर फिशिंग कर रहे थे और जूनियान भी उनके पास आकर कहती है कि डैड आपको याद है बचपन में आप मुझे भी अपने साथ फिशिंग के लिए लेकर जाया करते थे, लेकिन मॉम के डेथ के बाद आपने मेरे स्कूल मुझसे मिलने आना ही छोड़ दिया। मैंने आपको बहुत मिस किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। डैड बोले कि रुक जाओ, डिनर हमारे साथ करके जाना। असल में वो डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाह रही थी, जिसमें वो कामयाब भी हो चुकी। ये सारा सीन यहाँ पर लू शाओ भी देख रही होती है। मॉम के आने पर उसे भी ये वाला सारा सीन दिखाया, जो कि देखकर उसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया, जहाँ डैड जूनियान को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। वो बोली कि डैड मैं कभी भी आपको अच्छे से नहीं समझ पाई। मैं जानती हूँ कि मॉम ने आपको चीट किया था, लेकिन वो मेरी फैमिली का हिस्सा थी, मैं उन्हें भी कभी भुला नहीं सकती थी। खैर मुझे याद है जब वो बीमार थी तो वो एक डायरी लिखा करती थी, मैं उसे पढ़ना चाहती हूँ। डैड बोले कि उसका सारा सामान तो स्टोर रूम में पड़ा है, तुम डिनर के बाद वहाँ से ले लेना। लिनियो भी समझ गई कि इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। यहाँ जूनियान को स्कूल से मैसेज आता है और वो कहने लगी कि डैड फिलहाल मुझे एक इमरजेंसी हो गई है, मैं बाद में वो डायरी ले लूंगी। ये कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद लिनियो भी चली जाती है, ये कहकर के मैंने खाना खा लिया। नेक्स्ट सीन में मिंगयान को दिखाया गया, जो काफी रूडली शन से पूछता है कि उस लड़की को गए हुए तो इतना अरसा हो गया, वो वापस क्यों नहीं आ रही। असिस्टेंट शन भी बहुत हैरानी के साथ कहता है कि बॉस उसे गए हुए तो आधा दिन भी नहीं हुआ, अगर आप उसके बारे में परेशान हो तो क्या मैं किसी को भिजवाकर उसका पता लगवाऊं। वैसे था तो वो उसके बारे में परेशान ही, लेकिन कहने लगा कि नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मिस्टर हाउस से मुझे बिजनेस की बात तो करनी ही थी, क्यों ना मैं अभी जाकर बात कर लूं। असिस्टेंट शन कहता है कि अभी तो वैसे भी हालात बहुत नाजुक है, क्योंकि उनकी बेटी अचानक से आपकी फियोंसी बन गई, तो क्या वो आपकी बात मान जाएंगे। पर ये तो एक बहाना था, असल में तो वो जूनियान को देखना चाहता है, जो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा। नेक्स्ट सीन में लिनियो को दिखाया गया, जो स्टोर में चोरी छुपी डायरी ढूंढ रही थी। तभी जूनियान ने ऊपर से लाइट ओपन कर दी। वो कहती है कि मैं पहले से ही जानती थी, मेरी मॉम के डेथ के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। वो बोली कि नहीं नहीं तुमने मुझे गलत समझ लिया, असल में मैं ये डायरी देखकर जानना चाहती थी कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड के बीच में हुआ क्या था, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उसके डिप्रेशन के बारे में ही पता था। असल में मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हें इतनी यंग एज में छोड़कर खुद सुसाइड कर लिया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके पास से उसका बैग लेते हुए रिकॉर्डिंग पेन निकालते हुए बोली कि तुम्हें क्या लगा था मैं ऑल फॉल बकूंगी और तुम रिकॉर्ड कर लोगी, ये ट्रिक तो मैं आज से 10 साल पहले ही यूज कर चुकी। आज के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी और कभी भी तुम्हें इस घर में घुसने नहीं दूंगी। जो कहकर वो चली गई और यहाँ जूनियान सोचने लगे कि तुम्हारे अच्छे दिन अब खत्म हो चुके, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हें एक्सपोज करने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में वो वॉक करने के लिए बाहर आती है, तभी उसकी नजर मून पर पड़ी। वो उसे देख ही रही थी कि तभी पीछे से मिंगयान आया, कहने लगा कि क्या देख रही हो। जूनियान भी उसे यहाँ अचानक से देखकर फोन पर टाइप करते हुए पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला कि मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आया था, लेकिन अब तुम्हें भी रिसीव कर लूंगा, इसे अपना एम्प्लॉय बेनिफिट समझ लेना।
लेना। वो बोली लेकिन मैं आज तो तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी, जिस पर मिंगयान भी जल्दी से असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि मैं आज घर नहीं आ रहा, इसलिए मुझे रिसीव करने के लिए कल आना। और फिर आगे आगे चलते हुए जूनियान से कहता है कि चलो फिर तुम्हारे घर चले। जूनियान को तो गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है। नेक्स्ट सीन में वो जूनियान के पेरेंट्स से बहुत अच्छे से बात कर रहा था, जैसे वो यहाँ का बहुत अच्छा दामाद बनने वाला हो। पर डैड उठकर चले गए क्योंकि वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहता। इसके बाद दोनों सोने के लिए रूम में आते हैं, जिसे देखकर मिंगयान बोला कि तुम्हारा रूम इतना खाली खाली क्यों लग रहा है। वो बोली कि ये मेरा रूम नहीं क्योंकि मैं स्कूल में रहती हूँ। खैर तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो बोला कि मैं बस देखना चाहता था कि तुम जिंदा भी हो या मर गई। जिस पर जूनियान कहती है कि देख लिया ना, अब दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। जो सुनकर वो फौरन से बेड पर लेट जाता है कि मैं तो यहीं पर सोऊंगा। इवन कि जब जूनियान वहाँ से जाने लगी तो वो उसे भी जाने नहीं देता, ये कहकर कि तुम्हें याद है ना कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर लिखा हुआ था कि जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। जूनियान कहती है पर ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था ना कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर सोऊंगी। जिस पर वो कहता है कि मेरे साथ बेड पर मत लेटो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नीचे लेटना होगा। दिल ही दिल में तो जूनियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो सोचती है जहाँ इतना बर्दाश्त कर लिया वहाँ थोड़ा सा और सही। इसके बाद तो मिंगयान बहुत ज्यादा खुश होता है, चेंज करके जल्दी से बेड पर लेटने लगा और बेचारी जूनियान को भी नीचे ही लेटना पड़ रहा था। अभी भी वो उसे सुकून से सोने नहीं देता, कहने लगा कि जूनियान चलो मुझे कोई जोक सुनाओ। इधर जूनियान को तो गुस्सा आ रहा था कि जानता भी है मैं नहीं बोल सकती, फिर भी मुझे जोक सुनाने को कह रहा है, इसलिए सोने की एक्टिंग करती है। मिंगयान भी उसे सोते हुए देखकर कुछ देर के लिए खामोश हो गया, लेकिन जूनियान अपने पॉइंट्स डिडक्ट नहीं करवाना चाहती, इसलिए वो उठकर उसे जोक सुनाने लगी। उसे अचानक से बैठे हुए देखकर मिंगयान भी डर गया, पूछता है कि तुम तो सो रही थी। वो बोली कि तुमने ही तो कहा कि जोक सुनाओ, मैं अपने पॉइंट्स कैसे डिडक्ट करवा सकती हूँ। जिसके बाद वो इसे एक डरावनी सी कहानी सुनाने लगी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि इसे आसानी से डराया जा सकता है। मिंगयान तो वाकई में ही काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो फोन पर टाइप करके देता है कि अच्छा बस बस तुम स्टोरी सुनाने में बहुत स्लो हो, इसलिए आराम से सो जाओ। जो सुनकर अब जूनियान भी बड़े मजे से लेट जाती है और लेटे लेटे ही वो लू शाओ की कही हुई बातों और लिन यू की हुई हरकतों के बारे में सोच रही थी। उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लू शाओ डैड की ही बेटी हो और डैड ने पहले मॉम से झूठ बोला हो, क्योंकि मॉम की डेथ के बाद वो दोनों अचानक से हमारी लाइफ में आ गई। यहाँ मिंगयान भी डर के मारे बहुत धीरे से उसके साथ लेट जाता है, उसे खबर भी होने नहीं दी। लेकिन जब जूनियान ने उसे अचानक से यहाँ देखा तो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बोला क्योंकि तुमने ही मुझे चुड़ैल की स्टोरी सुनाकर डरा दिया था। जूनियान को तो उस पर हंसी आने लगी, वो उसे और भी डराने ही लगती है, पर मिंगयान बोला कि मैं कह रहा हूँ मुझसे दूर रहो। जूनियान बोली कि बचपन में मुझे भी हमेशा गोस्ट से डर लगता था, लेकिन मॉम की डेथ के बाद मैं जानती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट कर रही होंगी। खैर अगर तुम्हें दोबारा कभी डर लगे तो ये वाला सॉन्ग ऊंची आवाज में गा लिया करो। फिर वो उसे सॉन्ग सुनाने लगी, जिसकी लाइंस कुछ यूं थी कि मैं नहीं डरता, मैं कभी भी नहीं डरता, मैं किसी चीज से भी नहीं डरता। मिंगयान उसे घूरते हुए कहता है कि अगर मैं ऊंची आवाज में ये गाना गाऊंगा तो क्या मैं अच्छा लगूंगा। खैर तुम ऊपर जाकर बेड पर सो जाओ। जो सुनकर तो वो खुशी खुशी से फौरन से बेड पर भाग गई, जाते साथ ही सो भी जाती है और यहाँ बेचारे मिंगयान की नींदें तो उड़ चुकी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ वो अभी तक सो रही होती है। मिंगयान तो सारी रात सो नहीं पाया, इसलिए रेडी होकर उसके सामने बैठा था। उसे सोचकर ही हंसी आ रही थी कि ये लड़की इतना ज्यादा कैसे सो सकती है। खैर वो उसे छोड़कर जाने लगा था और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जूनियान ने अपनी आंखें खोली, यानी कि वो सो नहीं रही होती, बस उसके सामने सोने की एक्टिंग कर रही थी। नेक्स्ट सीन में मिंगयान मिस्टर हाओ को बता रहा था कि वैसे भी हम जल्दी ही आपकी कंपनी को ओवरटेक करने वाले हैं, इसलिए बेहतर होगा कि सारे शेयर्स आप अभी ही हमें ट्रांसफर कर दो, क्योंकि बाद में मैं इन शेयर्स की आपको इतनी अच्छी कीमत भी नहीं दे पाऊंगा। डैड उसकी बातें सुने बगैर उठकर वहाँ से जाने लगा और जूनियान को आते हुए देखकर कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, तुम इसकी मदद करना चाहती थी ना, इसलिए तो अचानक से तुम मुझसे इतने अच्छे से बिहेव करने लगी। लेकिन जूनियान को समझ नहीं आता कि आखिर डैड क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात उसने जाकर मिंगयान से पूछी, जिस पर वो बोला कि मैं तो बस शेयर ट्रांसफर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा था। जो सुनकर वो सोचने लगी कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा फिर तो मेरे और डैड का रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, मैं कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाऊंगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां जूनियान अपने डैड के पीछे आ गई थी। अचानक से उनके वेस्ट में पेन होने लगा तो वो उन्हें संभालने लगती है, लेकिन वो बोले कि तुम रहने दो, तुम्हारी आंटी बाद में मसाज कर देंगी। जिस पर जूनियान पूछने लगी कि आंटी तो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, तो उन्होंने मसाज करना कब सीखा। वो बोले कि पहले जब वो मनहुई में रहा करती थी तब उसने सीख लिया था। इसके बाद जूनियान कहती है कि डैड, मैं जानती हूँ आपने कंपनी को बनाने में बहुत हार्ड वर्क किया और ये भी जानती हूँ कि ये बात आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। मैं चाहती हूँ कि अभी आप कुछ न कुछ डिसीजन ले लो, क्योंकि ये ना हो कि आखिर में आपके पास कुछ भी ना बचे। आपने मुझे गलत समझा कि मैं यहाँ मिंगयान की हेल्प करने आई थी, बल्कि मैं उस हर डिसीजन में आपका साथ दूंगी जो आपने लिया। डैड भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा मुतमईन हो गए और फिर जूनियान के साथ चलकर वापस मिंगयान के पास आ जाते हैं। कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि तुम जिनलिंग ग्रुप के किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करोगे, क्योंकि उन सभी ने मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया था। और दूसरी शर्त ये कि तुम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाओगे, जिसमें मैं सबके सामने ये बात क्लियर करूंगा कि मैंने खुद ही ये शेयर्स ट्रांसफर किए, वो भी इसलिए ताकि मेरी कंपनी की अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। मिंगयान आसानी से उसकी शर्तों के लिए मान गया था, जिसके बाद अब वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाले थे कि तभी लिन्यो आगे आते हुए कहती है कि नहीं नहीं, इस पर साइन मत करना। तुमने इस कंपनी को बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, अगर तुमने ये दे दी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तुम इस चुड़ैल की इरादों को नहीं जानते, ये हमसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। जिस पर डैड बोले कि चुप रहो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, अब ऊपर जाओ। ना चाहते हुए भी उसे ऊपर जाना पड़ा। यहाँ जूनियान दिल ही दिल में सोच रही थी कि मैंने कहा था ना, तुम्हारे अच्छे दिन मैं बहुत जल्दी ही खत्म कर दूंगी। यहाँ डैड ने भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर लिए थे। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ जूनियान काफी ज्यादा जल्दी में थी। वो मिंगयान को ब्रेकफास्ट करते हुए तो देख लेती है, लेकिन फिर फौरन वहाँ से जाने लगी। वो बोला कि तुम जा कहाँ रही हो, जिस पर उसने कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद मिंगयान अकेले में बैठकर साइन लैंग्वेज सीख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने जूनियान को आते हुए देखा तो फौरन से बुक को छुपा लेता है। पूछने लगा कि तुम वापस आ गई हो। इस पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसे दोबारा से एक मैसेज आता है, जो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो भागते हुए वापस चली गई। नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया गया, जहाँ मिंगयान अभी भी जूनियान के बारे में ही सोच रहा था कि आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। इसलिए उसको मैसेज करके पूछने लगा कि कहाँ पर हो और क्या कर रही हो। अभी यहाँ पर असिस्टेंट शन भी कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए आया था, जिसे साइन कर लेने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम जानते हो जूनियान आजकल किस चीज में बिजी है। वो बोला कि नहीं तो क्यों, क्या हुआ। मिंगयान ने बताया कि वो सुबह सुबह ही घर से निकल जाती है और काफी देर से आती है। पहले तो उसने असिस्टेंट शन को जूनियान पर नजर रखने के लिए कहा, लेकिन बाद में मना कर देता है कि करने दो, जो मर्जी करे, वैसे भी हमारा उसे क्या लेना देना। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया, जहाँ मिंगयान अभी भी वो साइन लैंग्वेज सीख रहा था कि अचानक से जूनियान तैयार होकर कहीं जा रही थी। वो पूछने लगा कि तुम इतनी देर से कहाँ पर जा रही हो। जूनियान ने तो इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, तो वो खुद ही चोरी छुपे उसका पीछा करने लगा, ताकि पता तो चले वो जा कहाँ रही है। काफी आगे तक उसका पीछा करने के बाद वो देखता है कि जूनियान किसी लड़के से मिलने के लिए आई थी। वो लड़का कहता है कि मिस, हमें माफ कर देना, आपने जो हमें प्राइज ऑफर की है वो बहुत कम है, इतने में हम आपका काम नहीं कर सकते। यहाँ मिंगयान उन दोनों को साथ बातें करते हुए देखकर पिक्चर क्लिक कर लेता है और फिर असिस्टेंट शन को सेंड करने के साथ ही उसे कॉल करते हुए बताया कि मुझे जल्द से जल्द इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो अपनी कंपनी में होता है, जहाँ असिस्टेंट शन ने आकर बताया कि इन्वेस्टिगेशन से कुछ ज्यादा पता नहीं चला, क्योंकि वो एक ब्लर पिक्चर थी। वैसे एक बात पूछूं, क्या आपको लगता है कि उस लड़के का मिस जूनियान के साथ कोई रिलेशनशिप होगा। मिंगयान बोला कि जो तुम्हें नहीं पूछना चाहिए, बेहतर होगा कि वो मत पूछो, अब जाओ यहाँ से। यहाँ जूनियान एक बार में आती है कि तभी उसे मिस्टर जू मिला, जो उसे देखकर कहने लगा कि अरे वाह, मैं तो तुम्हें आसमानों पर ढूंढ रहा था और तुम मुझे जमीन पर ही मिल गई। पहले 2 बार तुम मुझसे जान छुड़ाकर भाग चुकी हो, पर आज कहाँ जाओगी। जो कहने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। यहाँ अपनी गाड़ी तक ले आता है, कहने लगा कि अब तुम कहाँ जाओगी, अब तो तुम्हें मुझसे कोई भी बचाने वाला नहीं। जबकि बेचारी जूनियान तो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। तभी उसे किसी ने पीछे से पकड़कर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। उसे मारना पीटना शुरू कर देता है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा मिंगयान था। इसके बाद जू मिंगयान के पास जाकर उसे पूछता है कि तुम ठीक हो ना, जिस पर उसने सर हिलाकर ना का जवाब दिया और फिर उसे हक करते हुए रोने लगी।
वो बोला कि तुम डरो नहीं, अब मैं आ गया हूँ। जिसके बाद वो उसे उठाते हुए अपने साथ ले जाने लगा, अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो उसे घर लेकर आता है तब भी उठाते हुए लेकर आया, क्योंकि शायद उससे चला नहीं जा रहा था। सोफा पर बिठा देने के बाद जूनियान के वेस्ट में पेन हो रहा था, जिस पर मिंगयान बोला कि दिखाओ जरा मैं चेक करूं, जिस पर वो तो देखने नहीं देती। मिंगयान बोला कि शर्माओ मत, मैं बस चेक करना चाह रहा हूं, अगर ज्यादा इंजर्ड हुआ तो फिर हमें हॉस्पिटल जाना होगा। देखने के बाद वो कहता है कि थोड़ा सा जख्मी है, मेडिसिन लगानी पड़ेगी। जूनियान खुद ही लगाना चाह रही थी पर वो बोला कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिसके बाद वो मेडिसिन लगाने के साथ साथ स्लोली मसाज भी करता है और पूछने लगा कि तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत क्या थी, तुम जानती हो ना कि वहाँ जो जाते हैं वो अच्छे लोग नहीं होते। अगर मैं वहाँ टाइम पर ना आता तो तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या हो जाता। जूनियान सोचने लगी कि मैं इसे नहीं बता सकती कि मैं मॉम की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ, वरना तो खामखा में इसके डैड भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। इशारों इशारों में ही उससे पूछने लगी कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। वो बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे इशारे नहीं समझ पा रहा। तो जूनियान अपना फोन लेने के लिए अपना बैग ढूंढने लगी। इसी दौरान उसे रियलाइज तक नहीं हुआ कि वो मिंगयान के कितना करीब आ चुकी है, जबकि बेचारा मिंगयान, उसकी तो हवाइयाँ उड़ी हुई थी। शायद पहली बार कोई लड़की उसके इतना करीब आई होती है। साथ ही वो बेहोश हो गया। जूनियान सोचने लगी कि शायद इसने मिस्टर जू को मारने में कुछ ज्यादा ही एनर्जी लगा दी, इसलिए तो बेहोश हो गया। काफी वीक लगता है, मुझे इसके लिए कल कुछ अच्छा सा बनाना होगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ मिंगयान ने सारी रात सोफा पर ही गुजार दी थी। आंख खुलते साथ ही उसे अपने घर में से कुछ मजे मजे की खुशबू आ रही होती है। तभी उसने जूनियान को खाना बनाते हुए देखा। उसे देखकर तो इसे परफेक्ट वाइफ वाली वाइब्स आ रही थी। धीरे धीरे से उसके पास जाकर उसे देख रहा होता है, साथ ही साथ मुस्कुरा रहा था। ऐसे मुस्कुराते हुए उसे जूनियान ने भी देख लिया। वो कहती है कि बस थोड़ी सी देर, फिर खाना बन जाएगा और हम दोनों साथ में ही बैठकर खा लेंगे। वो भी बड़े मजे से ठीक है कह देता है, पर आज वो कुछ स्पीचलेस था, अपना बॉसी एटीट्यूड भी नहीं दिखा पा रहा। इसके बाद जूनियान ने टेबल पर खाना लगा दिया। मिंगयान अपने फोन में मसरूफ ऐसे दिखा रहा होता है जैसे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जूनियान ने टाइप करके बताया कि मैंने इसमें चाइनीज मेडिसिन मिला रखी है, तुम मुझे काफी वीक लग रहे थे, इससे रिकवर हो जाओगे। जिसके बाद वो भी फौरन से टेस्ट करने लगा और टेस्ट करने के बाद बोला कि हाँ ठीक है, पीने के काबिल है। तभी उसे असिस्टेंट शन की कॉल आई, जिससे बात करने के लिए वो साइट पर चला जाता है। असिस्टेंट ने बताया कि वो लड़का एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, जिसे मिस जूनियान अपनी स्टेप मदर की इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर करना चाह रही थी, मगर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि प्राइस उनके अकॉर्डिंग नहीं थी। मिंगयान बोला कि तुम उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह दो, जितने भी पैसे बनेंगे मैं उसे पे कर दूंगा। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया, जहाँ जूनियान बहुत सैड थी कि अब मैं क्या करूं। तभी उसे उस प्राइवेट डिटेक्टिव का मैसेज आया, जो कह रहा था कि मैं आपके लिए इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हूं। जो देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।